फेजर्स क्या होते हैं? स्टैटिक वेक्टर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम साइनसोइडियली वेरिंग क्वांटिटीज की स्टडी करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट का फेजर एनालिसिस। तो देखो, उससे पहले एक चीज याद रखना है कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इनमें कौन किसको लीड करता है? तो प्योर रेसिस्टिव में तो करंट और वोल्टेज क्या होते हैं? इन फेज होते हैं, है ना। एक साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन करते हैं, एक साथ जीरो होते हैं और एक ही साथ अपना निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू गेन करते हैं। ठीक, इंडक्टर में क्या होता है? करंट लैग करता है, कितने से? तो 90 डिग्री से। और कैपेसिटर में करंट लीड करती है वोल्टेज से, कितने से? अगेन 90 डिग्री से। ठीक, यही ना रिजल्ट निकला था करंट और वोल्टेज के फेज रिलेशन में। यस सर। अब हम सिंबल्स की बात कर लेते हैं कि किसको कैसे इंडिकेट करेंगे। देखो, V तो हो जाता है Vm साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन हो जाती है Im साइन ओमेगा टी, और चूंकि हम यहाँ फेज रिलेशन अभी निकालेंगे तो मान लेते हैं कि फाई का डिफरेंस है करंट और वोल्टेज में। फेज डिफरेंस कितने का है? फाई का है, इसीलिए उस फाई को हम करंट की इक्वेशन में अपीयर करा लेते हैं। ठीक, अब एक और बात, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर कितना होगा? वो होगा I इंटू आर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा? वो होगा I इंटू एक्सएल। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा? वो होगा I इंटू एक्सी। यहाँ एक्सएल और एक्सी क्या थे? इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस थे, है ना। यस सर। इनकी मैक्सिमम वैल्यूज की। Vm का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? Vm ही होगा, है ना। Vr का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो Im इंटू आर होगा, बस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कर देनी है। सिमिलरली VL मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू इंटू एक्सएल। सिमिलरली VCM की वैल्यू क्या होगी? Im इंटू एक्ससी होगी, है ना। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ध्यान से समझना, समझ गए एक बार तो बात खत्म है फेजर की। अब हम फेजर मानना शुरू करते हैं। तो इसको जो वोल्टेज को जो फेजर रिप्रेजेंट करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वी से। करंट को जो फेजर रिप्रेजेंट करेगा उसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल आई से। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर को जो करेगा वो हो गया सिंपली रियाज। वीएल के लिए सिंपली वीएल कैपिटल में, और वीसी के लिए बस कैपिटल वी कर देना है, सी कर देना है, और कुछ नहीं। ठीक, तो अब हमको ध्यान क्या रखना है?
इसके लिए क्या सिंबल यूज हो रहा है, साथ ही साथ आपस में इनका रिलेशन क्या है, कंडक्टर में कैसा, इंडक्टर में कैसा, रेसिस्टर में कैसा। ठीक है, तो इन दोनों बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। वो कैसा बनेगा वो देख लो, बस अब डायग्राम का ही खेल है, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसको, इसको। तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 5 का। ये वोल्टेज फेजर हो गया, करंट की वैल्यू तो कम होती है इसलिए। ये वोल्टेज फेजर हो गया, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 5 का है। ठीक, अब देखो Yes, sir. जो करंट होता है और जो वोल्टेज होता है रेजिस्टर में, वो क्या होते हैं आपस में, इन फेज होते हैं। Yes, sir. तो इसीलिए जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होगा वो क्या होगा, करंट के ही अलोंग ड्रॉ हो जाएगा। ये वी आर ड्रॉ हो गया, है ना। Yes, sir. अब इंडक्टर में करंट क्या होती है, लैग करती है ना, मतलब वोल्टेज आगे। तो यहाँ इंडक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री बनाते हुए पहले ही ड्रॉ कर लो। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेजर, जहां पे करंट और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। क्यों, क्योंकि इंडक्टर में करंट पीछे चलती है वोल्टेज से 90 डिग्री से, मतलब वोल्टेज आगे होती है करंट से 90 डिग्री से, इसीलिए हम इंडक्टर को करंट के साथ 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। क्लियर है, तो वोल्टेज करंट को लीड करती है, उसका मतलब। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, No, sir. पल्लवी। Sir. अब कैपेसिटर में करंट क्या होता है, लीड करता है वोल्टेज से, मतलब वोल्टेज जो है वो लैग करता है, मतलब वोल्टेज को हम करंट के बाद ड्रॉ करेंगे, क्योंकि करंट लीड करती है। तो करंट जो है कैपेसिटर के केस में पहले ही ड्रॉ हो जाएगी। ये हो गया वी सी, वोल्टेज अगेन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये भी करंट के साथ कितने पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, है ना। तो देखो फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि VL और VC क्या है, एक दूसरे से 180 डिग्री के अपोजिट हैं।
है ना, है। Yes, sir. तो अब इस फिगर को हम पहले मॉडिफाई करते हैं। कंसेप्ट ये यूज करेंगे, अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, तो इसका जब हम सम निकालते हैं, तो सम जब निकलेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है एक दूसरे के। Yes, sir. होगा ऐसा, होता है ऐसा पल्लवी? यस सर, होता है। क्योंकि वीसी और वीएल एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम यहाँ दो वेक्टर लिखने की जगह हम एक ही वेक्टर यूज करेंगे, दैट विल बी वीसी प्लस वीएल, क्योंकि ये फेजर्स हैं। फेजर मतलब वेक्टर्स, स्टैटिक वेक्टर्स। तो यहाँ ए प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, वीसी प्लस वीएल लिखेंगे, है ना। तो देखो ये यस फिगर सर। कैसे, ये वीसी प्लस वीएल फेजर बना दिया। ये वोल्टेज फेजर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ये करंट फेजर, और ये जो है वो तो है। इस स्टेप के फिगर में कोई दिक्कत? करंट और वोल्टेज के बीच में फाई एंगल, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस मिलेंगे, तो ये एंगल पे कितना हो जाएगा अपना, फाई हो जाएगा। इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अंशु, अंशु बोलने से पहले माइक बंद No, कर ले। sir. अब हम क्या करेंगे, फेजर के फॉर्म में ये हमारा फाइनल ग्राफ हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, सबकी मैक्सिमम वैल्यू को पुट करना शुरू करेंगे यहाँ पे, और यही हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो देख, अब हमको करंट का कोई काम नहीं है, वोल्टेज से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। वी आर एम, वी एम, और यहाँ क्या यूज होगा, मॉड ऑफ किसका, मॉड लेंगे हम जानबूझ के, क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मॉड हो जाएगा आई एम एक्स सी, हो गया वीसी की वैल्यू, और मैग्नीट्यूड माइनस होगा इंडक्टर वाले का, क्योंकि इंडक्टर वाला वोल्टेज क्या Opposite था, direction में. 180 डिग्री से अपोजिट Opposite में। direction में. हाँ, ये हो जाएगा माइनस में एक्सएल। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। बस अगर नहीं दिक्कत, बस काम खत्म, समझ गए तो। तो देखो, इसमें हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो किसी भी एक ट्रायंगल पे काम कर सकते हो, तो तुम चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो ट्रायंगल्स की। एक ये ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, तो ये वाला साइड इसके बराबर होगा, तो जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी है, वी आर एम है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, वी आर एम के ही बराबर होगी। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो 90 ये डिग्री है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस। Hypotenuse. और इस फाई एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, है ना, यस होगा। सर। Yes, यस sir. सर। तो देखो, काम खत्म होगा।
यूजिंग पाइथा होता है कि पाइथो होता है? स्पेलिंग किसको याद है? क्या THON सर? होता है। पाइथो बोल सकता है? पाइथो सर HA होता है। है? HA। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू एबीसी का स्क्वायर प्लस बी B स्क्वायर। square। यस सर। कि यहाँ पे क्या है? वोल्टेज वाला था, तो वोल्टेज फेजर का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? Vm है। यस सर। स्क्वायर इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। ये हो गया मॉड ऑफ आई एम एक्स सी माइनस आई एम एक्स एल का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी? वी आर एम है। वी आर एम की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? आई एम आर लिख सकते हैं। यस सर। लिख सकते हैं। यस यस सर। सर। चलो, तो ये हो जाएगा आई एम आर का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत इस स्टेप में किसी को? नो सर। नो सर। वी एम स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहां से हम आई एम को कॉमन ले लें, तो एक्स सी माइनस एक्सएल बचता है और पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो आई एम स्क्वायर को दोनों जगह से बाहर निकाल सकते हैं, इस पूरे टर्म का तो स्क्वायर था ना, तो यस आई सर। एम स्क्वायर की जगह से कॉमन ले सकते हैं। यस सर। यस सर। तो देखो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच आर का जाएगा, स्क्वायर। है ना? यस सर। क्योंकि मॉड है, मॉड का स्क्वायर कर दिए इसलिए अब हम हटा सकते हैं मॉड, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर हुआ तो ऐसे भी प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कुछ भी होगा प्लस ही बनेगा स्क्वायर। तो देखो ये जो वैल्यू पूरी आई, एक स्टेप और, तो देखो यहां से आई एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पूरा वैल्यू होगा, यस सर। मतलब एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो सिर्फ आई एम की वैल्यू क्या होगी? इस पूरे का स्क्वायर रूट, और चूंकि वी एम स्क्वायर में है तो वी एम सिर्फ बाहर आ जाएगा और नीचे वाले टर्म पे क्या होगा? पूरा का पूरा स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर रूट। होगा ऐसा? यस सर। पल्लवी, तो ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है अंडर रूट में
एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कहलाता है जेड। जेड का मतलब इम्पीडेंस। ठीक, इम्पीडेंस जो है वो कलेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाता है कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर तीनों मिलके ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे एसी सर्किट में करंट को। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो Z के टर्म्स में इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है? आई एम इक्वल्स टू वी एम बाई जेड लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ हम हर जगह वी एम ही निकालते हैं ना, आई एम ही निकाल रहे थे ना हर जगह। अब देखो, अब हमको बच क्या रहा है? मेन चीज हमको बच रहा है फाई की वैल्यू। तो हम किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल 1, tan ऑफ फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो ये है आई एम एक्सी माइनस आई एम एक्सएल बाय कितना? आई एम आर। IMR. देखो ऊपर नीचे दोनों में आई एम को कॉमन निकाल के काट सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो सिर्फ आर बचेगा। यहां से फाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, ये लिख सकते हैं। Yes, sir. तो हमको ये फेज की वैल्यू भी मिल गई। है ना? पूरे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब देखो, अब हमको इंस्टेंटेनियस पावर चेक करना है। कितना? इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट। तो V तो हो गया Vm साइन ओमेगा टी इनटू करंट की वैल्यू हमने पहले ही मानी थी Im साइन और ओमेगा टी के साथ फाई माने थे। अब देखो ये फॉर्मूला किस पे है? देखो तो इसको अगर हम A मान लें और इसको अगर हम B मान लें तो वो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी वाला फॉर्मूला है, कल बताए थे हिंट में। बस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ऐसा? तो देखो Yes, sir. ये क्या लिखा जाएगा? Vm Im तो रहेगा, क्योंकि यहाँ ट्वाइस ऑफ साइन गायब है इसलिए ट्वाइस यहाँ पे नीचे आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा? cos A माइनस बी पहले लिखाएगा, मतलब cos A माइनस बी, मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव पहले और फिर माइनस में ओमेगा टी बाद में। और इसमें से घटाएंगे किसको? cos A प्लस बी को, मतलब cos A हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव और प्लस ओमेगा टी को। Omega T.
इस स्टेप में कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो ये हो गया Vm Im/2। अंदर क्या कटेगा देखो तो, माइनस ओमेगा टी, ये दोनों तो जुड़ जाए, है ना। Yes, sir. तो यहां बचेगा cos, सिर्फ बचा फाई माइनस cos ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई बचा। ठीक, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया इंस्टेंटेनियस पावर के। क्लियर है? Yes, sir. पल्लवी, Yes, sir. उनको क्या निकालना है लास्ट? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकालते हैं हम लोग पूरे एक साइकिल में। Yes, sir. तो मतलब इस पूरी वैल्यू का एवरेज निकलेगा। तो देखो इसमें तो कोई टाइम वैरिंग टर्म नहीं है ना, यहाँ पे टी है नहीं, टी कहाँ है? इसमें है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. पूरे साइकिल के एवरेज निकालेंगे तो ये वाला टर्म जो कि टाइम वैरिंग है, ये पूरे साइकिल के लिए इसका एवरेज कितना होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो कोई टाइम वैरिंग टर्म है ही नहीं, इसीलिए cos फाई की वैल्यू समय के साथ हमेशा फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, इसीलिए इसका कोई एवरेज नहीं निकलेगा। ये दोनों तो मैक्सिमम वैल्यूज थे ही, इसलिए इनका भी एवरेज नहीं होगा। एवरेज किसका होगा? सिर्फ इस वाले टर्म का, क्योंकि इसी में सिर्फ टाइम है, जिसका एवरेज वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको? 0 मिल जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत? No, sir. पल्लवी, No, sir. तो देखो एवरेज पावर क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस पावर का कितना एवरेज है ना। तो बचेगा ये कितना? सिर्फ बचेगा Vm/2 बचेगा, और इनटू में Yes, sir. फाई बचेगा बस, है ना। Yes, sir. और इसको जब √2 में तोड़ेंगे तो Vm/√2 Im/√2 मिलेगा, मतलब आरएमएस वैल्यूज मिल जाएंगी, Vrms Irms, और cos फाई तो बचा ही रहेगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. तो एवरेज पावर क्या मिल गया हमको? Vrms Irms इंटू cos फाई। ये हो गया तीसरी इक्वेशन, तीसरी बात, है ना। यहां बस ध्यान रखना कि जो cos फाई का टर्म है वो क्या होगा? वो होगा एवरेज पावर बाई Vrms इंटू Irms। इसको हम कहते हैं, इस रेशियो को, सर्किट का पावर फैक्टर।